नमस्कार दोस्तों, जुडिशरी की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का आज के इस बेहद खास और डिटेल्ड लीगल एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, जब भी हम भारत का संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो मौलिक अधिकारों के चैप्टर में एंट्री करते ही एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आखिर ये राज्य या द स्टेट है क्या? हम सरकार तो समझते हैं, लेकिन क्या हर सरकारी चीज राज्य है? आज के इस पूरे सेशन का फोकस इसी एक सवाल पर होगा। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की इस जटिल परिभाषा का बिल्कुल डेप्थ में जाकर बाल की खाल निकालते हुए विश्लेषण करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के सेशन का रोड मैप सेट कर लेते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं: पहला, अनुच्छेद 12 की बेर एक्ट वाली मूल परिभाषा। दूसरा, अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटीज का ऐतिहासिक विकास। तीसरा, अजय हासिया केस के वो लैंडमार्क 5 नियम। चौथा, व्यवहारिक तौर पर राज्य की श्रेणी में क्या क्या आता है। और पांचवां, वो संस्थाएं जो हमें राज्य लगती हैं लेकिन असल में राज्य नहीं हैं। आइए सीधे छलांग लगाते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो है अनुच्छेद 12 की मूल परिभाषा। अब देखिए, कोई भी जजमेंट या केस लॉ पढ़ने से पहले ना बेयर एक्ट पर हमारी पकड़ बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, बिल्कुल अकादमिक सटीकता के साथ। आर्टिकल 12 कहता है कि इस भाग में यानी पार्ट 3 में राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी आते हैं। यहाँ एक बात जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेनी है वो ये कि ये परिभाषा सिर्फ और सिर्फ संविधान के भाग 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए ही लागू होती है, पूरी किताब के लिए नहीं। तो अगर हम इस पूरी परिभाषा का निचोड़ निकालें तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस पूरे आर्टिकल को हम 4 बहुत ही सिंपल घटकों में बांट सकते हैं। पहला, संघ की कार्यपालिका और विधायिका यानी हमारी केंद्र सरकार और संसद। दूसरा, राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका। तीसरा, भारतीय क्षेत्र के भीतर जितने भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं। और चौथा, वो प्राधिकारी जो भारत सरकार के कंट्रोल में आते हैं। बस ये 4 छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स ही मौलिक अधिकारों से जुड़े हर बड़े से बड़े मुकदमे की असली नींव बनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम देखेंगे अन्य प्राधिकारी शब्द का कोर्ट्स में कैसे विकास हुआ। देखिए, पहले 3 पॉइंट्स, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और म्यूनिसिपैलिटी जैसी स्थानीय संस्थाएं, ये तो समझने में एकदम सीधे और स्पष्ट हैं। लेकिन असली कानूनी जंग जिस शब्द पर लड़ी गई वो है अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटीज। ये शब्द बहुत ही ट्रिकी है। आइए देखते हैं कि अदालतों ने समय के साथ इसे कैसे इंटरप्रेट किया। 1954 में मद्रास यूनिवर्सिटी बनाम शांताबाई के केस में कोर्ट ने बहुत ही संकीर्ण नजरिया रखा। उन्होंने एजुसडेम जेनरिस का सिद्धांत लगाया, जिसका मतलब था कि सिर्फ वही संस्थाएं राज्य हैं जो सरकार की तरह संप्रभु या सॉवरेन काम करती हैं। लेकिन वक्त बदला और 1967 में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में इस दायरे को थोड़ा और खोला गया। फिर 1975 में सुखदेव सिंह केस आया, जहां जस्टिस मैथ्यू ने एक ब्रॉड एजेंसी टेस्ट की बात की। और फाइनली 1979 का आर डी शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केस। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां जस्टिस भगवती ने इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट यानी राज्य के आधुनिक साधन की अवधारणा को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। और इसी ऐतिहासिक विकास के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, जो एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा अहम है, अजय हासिया केस के 5 नियम। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्लाइड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे बिल्कुल रट लें। किसी भी जुडिशरी एग्जाम के लिए ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। 1981 के अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करने के लिए 5 क्लियर टेस्ट्स दिए कि कोई भी बॉडी सरकार की एजेंसी है या नहीं। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला टेस्ट, क्या उस संस्था का पूरा या मुख्य पैसा सरकार से आ रहा है? दूसरा, क्या उस संस्था पर सरकार का कंट्रोल बहुत गहरा और व्यापक यानी डीप एंड परवेसिव है? तीसरा, क्या वो संस्था जो काम कर रही है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है जो आमतौर पर सरकार करती है? चौथा, क्या किसी सरकारी विभाग को ही रातों रात कॉर्पोरेशन में बदल दिया गया है? और पांचवा, क्या उस संस्था के पास राज्य द्वारा दी गई कोई मोनोपोली या एकाधिकार है? अगर इनमें से ज्यादातर के जवाब हाँ हैं, तो वो संस्था अनुच्छेद 12 के तहत राज्य मानी जाएगी। अब इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो आपको इस स्लाइड में दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई ये जो 5 नियम हमने बताए हैं ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये निर्णायक या अचूक गणितीय फॉर्मूले नहीं है, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव हैं, यानी सिर्फ उदाहरण हैं।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जुडिशरी ने अपने लिए दरवाजे खुले रखे हैं। समय और परिस्थितियों के हिसाब से कोर्ट इन नियमों को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करेगी, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। अब थ्योरी से बाहर आते हैं और अपने चौथे सेक्शन में देखते हैं कि प्रैक्टिकली अदालतों ने किन-किन को राज्य की श्रेणी में रखा है। और ये स्लाइड तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कानून कितना ज्यादा सूक्ष्म और बारीक हो सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि खुद न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशरी राज्य है या नहीं? रिजू प्रसाद शर्मा केस में कोर्ट ने इस पहेली को सुलझाया। जुडिशरी दो तरह के काम करती है। जब कोई जज बैठकर फैसला सुना रहा होता है यानी न्यायिक कार्य कर रहा होता है, तब वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। आप जज के फैसले के खिलाफ रिट नहीं डाल सकते कि मेरा मौलिक अधिकार छिन गया। लेकिन जब वही अदालत प्रशासनिक क्षमता में काम करती है, जैसे क्लर्क की भर्ती करना या टेंडर निकालना, तब वो पूरी तरह से राज्य की परिभाषा में आती है और वहां उस पर रिट लागू होती है ना? कमाल का डिस्टिंक्शन। इसी तरह कुछ और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रदीप कुमार विश्वास केस में एक 7 जजों की बेंच ने फाइनली तय किया कि CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पूरी तरह से अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है। और वहीं सोम प्रकाश रेखी केस में ये साफ हुआ कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कमर्शियल कंपनियां भी राज्य हैं। तो नियम ये बना कि अगर किसी आर्थिक या वाणिज्यिक संस्था का सरकार के साथ गहरा नेक्सस या साठगांठ है, तो वो प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हुए भी मौलिक अधिकारों के नजरिए से राज्य ही मानी जाएगी। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक बहुत ही आम कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। वीके सोढ़ी मामले में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई संस्था अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित हो गई है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो संस्था खुद राज्य सरकार बन गई है। बिल्कुल नहीं। उन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारी या सिविल पोस्ट होल्डर नहीं बन जाते। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। चलिए अब एक क्विक फायर रिविजन करते हैं। आपके एग्जाम से ठीक पहले के लिए ये लिस्ट परफेक्ट है। आखिर किन किन को राज्य माना गया है? जिला बोर्ड, हमारी ग्राम पंचायतें, पोर्ट ट्रस्ट, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, दामोदर घाटी निगम और यहां तक कि सैनिक स्कूल सोसाइटी भी। ये सब अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आते हैं। इन्हें अपने दिमाग में एक बॉक्स में डाल लीजिए। अब आते हैं आज के अपने आखिरी और सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले सेक्शन पर, वो संस्थाएं जो राज्य नहीं है। ये वो कैटेगरी है जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि नाम सुन के लगता है कि ये तो पक्का राज्य होंगे। जैसे चंद्र मोहन खन्ना केस। इसमें कोर्ट ने कहा कि NCERT एक स्वायत्त यानी ऑटोनमस बॉडी है। सरकार का थोड़ा बहुत कंट्रोल होना इसे राज्य नहीं बनाता। कंट्रोल डीप एंड परवेसिव होना चाहिए। फिर आता है बहुत ही फेमस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार केस। इसमें तय हुआ कि BCCI सिर्फ एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इसलिए वो अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर है। और रामचंद्र चौधरी केस के हिसाब से जो स्वतंत्र सहकारी समितियां हैं वो भी राज्य नहीं हैं। अगर हम एजुकेशन और सोसाइटीज की बात करें तो उन्नी कृष्णन केस में साफ कर दिया गया कि सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होने की वजह से कोई प्राइवेट कॉलेज राज्य नहीं बन जाता। सेंट मैरी एजुकेशनल सोसाइटी केस में तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, भले ही वो CBSE से मान्यता प्राप्त हो या सरकारी नियमों को फॉलो करते हो, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है। और टेकराज वासांडे केस में यह तय हुआ कि थोड़ी बहुत सरकारी फंडिंग मिलने के बावजूद संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान भी राज्य नहीं माना जाएगा। कुछ और भी बहुत दिलचस्प नाम है इस लिस्ट में। किशोर मधुकर पिंगलीकर केस में यह कहा गया कि अगर आप कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन करता है, तो सिर्फ पब्लिक ड्यूटी करने से आप राज्य नहीं बन जाते। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो G. बस्सी रेड्डी केस में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ICI-SAT और संजय बहल केस में तो खुद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO को भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया। वजह साफ है, इनका कैरेक्टर इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल है। तो इन सारी चीजों को पक्का करने के लिए आइए एक क्विक समरी लेते हैं। राज्य कौन नहीं है? याद रखिए, सहकारी समितियां, आम पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, हमारी न्यायपालिका जब वो न्यायिक कार्य कर रही हो, BCCI, NCERT और SCERT। एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर आपके दिमाग में राज्य हैं और राज्य नहीं है कि एकदम क्लियर मेंटल फाइलिंग होनी चाहिए। अगर आप इन केसेस को इस तरह याद रखेंगे तो यकीन मानिए ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तो दोस्तों, आज के इस डीप लीगल एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं।
जरा सोचिए, अगर सेंट मैरी केस के हिसाब से उन प्राइवेट स्कूलों को राज्य नहीं माना जाता जो सरकार से पैसा नहीं लेते, भले ही सरकार उन पर कितने भी कड़े नियम क्यों ना लगा दे, तो फिर उन स्कूलों की चारदीवारी के भीतर एक बच्चे या एक टीचर के मौलिक अधिकारों की रक्षा कानूनी तौर पर कैसे होगी? अगर वो राज्य ही नहीं है तो क्या उनके खिलाफ रिट जारी हो सकती है? हमारा संवैधानिक कानून लगातार इवॉल्व हो रहा है और ये सवाल उसी इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से जारी रखिए और हम आपसे मिलेंगे अगले लीगल एक्सप्लेनर में, जहां हम फिर किसी नए और उलझे हुए कानूनी विषय को ऐसे ही डिकोड करेंगे।